तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका जो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है बेटा, वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? इट इज़ a device, electronic device basically. It is an electronic device which is used for changing the AC voltages. यानी ये चेंज करता है AC वोल्टेज को, यानी एक वोल्टेज से दूसरी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है? मान लो हमारे पास वोल्टेज कम आ रही है तो ये आउटपुट में क्या कर देगा? बढ़ा के दे देगा। तो इस टाइप का ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज हमारी आउटपुट में बढ़ा के दे देता है उसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, और एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज हमारी हमने तो ज़्यादा दी लेकिन हमें बाद में आउटपुट में क्या मिल रही है, लास्ट में क्या मिल रही है? कम वोल्टेज मिल रही है। तो वो ट्रांसफार्मर हमारा क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अनदर वन इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। याद है म्यूचुअल इंडक्शन हम कर चुके हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन हम कर चुके हैं ना, कि यानी whenever the amount of magnetic field linked with the coil changes, an EMF is induced in the neighboring coil. चेंज एक में होता है, उसकी वजह से जो EMF इंड्यूस होता है वो साथ वाली कॉयल में होता है, नेबरिंग कॉयल में। तो उसको हम क्या कहते हैं कि इससे ये जो प्रिंसिपल है दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन में क्या है? ये हम ट्रांसफार्मर हमने एक शीट्स बना दी, जैसे एक रेक्टेंगुलर कॉयल है ना, बहुत सारी रेक्टेंगुलर कॉयल ऐसे कंपाइल शीट में है। एक ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, बहुत नज़दीक हमने क्या रखी है? रेक्टेंगुलर शीट्स टाइप में हमने ये अरेंज किया हुआ है। और ये क्या होती है? आपस में वेल इंसुलेटेड होती हैं। ठीक है, अच्छे से इंसुलेटेड होती है, ये ना हो कि टच हो जाए और इसका काम जो फंक्शनिंग है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया? एक को कनेक्ट कर दिया AC इनपुट सोर्स से। ठीक है, इसमें हमने जो टर्न दे दी, दूसरे वाले में जहाँ से हमें आउटपुट लेने हैं ये इसकी नंबरिंग ऑफ कॉयल। अब नंबर ऑफ कॉयल्स हमने वेरी कर रखे हैं, ध्यान करो, इसमें कम है इसमें ज़्यादा है। ऐसे उल्टा भी कर सकते थे, इसमें ज़्यादा है इसमें कम। फिर हमने क्या लेना है? यहाँ आउटपुट लेना है। आउटपुट तुम्हें पता है हमेशा लोड के अक्रॉस आउटपुट लिया जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा तामझाम नहीं है, यही हमारा ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन है। अब कंस्ट्रक्शन में रीड कर देते हैं। अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर। एक रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर होता है मेड अप ऑफ लैमिनेटेड शीट्स, बहुत सारी लैमिनेटेड शीट्स से बना हुआ होता है। वेल इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से वेल इंसुलेटेड होती हैं। 2 कॉयल्स जिसको हमने P1 P2 नाम दिया है दैट आर कॉल्ड प्राइमरी कॉयल्स। 2 कॉयल्स यहाँ पे ऊपर और नीचे हमने एक नाम दे दिया S1 और S2 दैट इज सेकेंडरी कॉयल। यहाँ पे हमने की भी लगा रखी है बीच में, ये चेक करो, देखो ये हमारी की है। ठीक है, सेकेंडरी कॉयल्स हो जाएंगी। दे आर वेल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ध्यान क्या करना है हमें? नोट दैट बोथ द कॉयल्स आर आल्सो वेल इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर। आपस में तो इंसुलेटेड होती ही होती है, ये कोर के साथ भी, यानी उस मटेरियल के साथ भी क्या होती है? इंसुलेटेड होती है। और जो ये सोर्स हमने लगाया अल्टरनेटिंग EMF का, इसको किससे कनेक्ट किया? हमने प्राइमरी से कनेक्ट किया है। और जो आउटपुट हम ले रहे हैं वो सेकेंडरी यहाँ लोड के क्रॉस और की के थ्रू, यानी स्विच लिखा हुआ है यहाँ पे, स्विच के थ्रू हमने यहाँ आउटपुट लेना है। ठीक है, thus there can be no current through the secondary coil so long as the switch is open. जब स्विच ओपन कंडीशन में होगा, प्राइमरी कॉयल से अगर जनरेट भी हो रहा है लेकिन हमारे आउटपुट में कोई करंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर स्विच हमने किस कंडीशन में रख दिया है? ओपन कंडीशन में, यानी क्लोज ही नहीं किया, तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये कहता है कि फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर वी एज्यूम, अब अजम्पशंस लेनी है कि क्या क्या अजम्पशंस हम लेंगे? दैट द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर नेग्लिजिबल। जो प्राइमरी की और सेकेंडरी कॉयल की जो रेजिस्टेंसेस की हैं वो क्या है? नेग्लिजिबल है, यानी इग्नोर कर सकते हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंसेस नहीं है। और क्या कंसिडर करते हैं? जो एनर्जी लॉस हो रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक हिस्टैरिसिस, वो भी नेग्लिजिबल लेना है हमें। ठीक है, और थ्योरी एंड वर्किंग में क्या लेना है कि स्टार्ट करना है हमें, जैसे E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? E इज इक्वल टू E0। तो जैसा कि मैंने कहा है कि क्या एजम्पशंस हमने लेनी है। फर्स्ट, जो प्राइमरी रेजिस्टेंस और सेकेंडरी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और जो प्राइमरी रेजिस्टेंस है और जो करंट होगा वो दैट इज शुड बी लो। ठीक है, सेकेंड एजम्पशन क्या है? करंट इन द सेकेंडरी इज ऑल्सो लो, सेकेंडरी के अंदर भी करंट क्या होगा? लो होगा। थर्ड, कोई लीकेज नहीं होगी, यानी लॉसेज वगैरह नहीं होगा, कुछ लीकेज नहीं होनी है। स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने अभी बोला था, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे और क्या ध्यान रखना है कि जो EMF है पर यूनिट टर्न, पर टर्न, यानी एक टर्न के साथ EMF
फॉर्मूला याद करना है कि नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड करना है। सेकेंडरी का लेना है तो ES अपॉन NS, और अगर हमें प्राइमरी का लेना है तो EP अपॉन NP। अब क्योंकि हमने कहा कि कोई लॉस नहीं है, यानी जितना हमारा इनपुट गया उतना ही एसेस ट्रांसफ़र हो जाएगा आउटपुट में, तो इसलिए हम इन दोनों को EMF पर यूनिट टर्न दैट शुड बी इक्वेटेड, उसको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हमने अलग अलग से सेकेंडरी का लिखा, हमने प्राइमरी का लिखा E पर टर्न, फिर उसको हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब अगर हम ये दोनों लेते हैं, अब इस NS को ऊपर ले जाओ, इस EP को नीचे ले जाओ, तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, ES अपॉन EP, यानी EMF अक्रॉस द सेकेंडरी अपॉन EMF अक्रॉस द प्राइमरी, दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें और कर सकते हैं, अगर हमें सेकेंडरी की वोल्टेज निकालनी है, ES निकालना है, तो EP को वापस यहाँ भेजो। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा NS अपॉन NP इंटू EP, हम इसको नंबर 1 डाल देंगे। अब ये NS अपॉन NP क्या है, एक नई टर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होती है, इसको K लेटर से हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर सेकेंडरी के, नीचे नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के, तो एक नई टर्म हो गई दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, K से डिनोट कर देते हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि अगर हमारा सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो जाए, किससे, प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा हो जाए। अब मान लो ये हमारा 10 है, ये हमारा मान लो 8 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 8 यानी 1 पॉइंट समथिंग ना, यानी 1 से तो ज़्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 1, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो किससे ग्रेटर हो गई, 1 से ग्रेटर हो जाएगी। तो ऐसे केस में जब ये हमारी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, अब ये 1 से बड़ी होगी तो 1 से जो बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे किसी टर्म के साथ, वो भी बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये ES की वैल्यू बड़ी हो जाएगी EP से, और इस टाइप के ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये समझ आया, यानी अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, जैसा कि हमने डायग्राम में भी शो किया था कि यहाँ हमने 2 टर्न्स शो किए, यहाँ पे 2 से ज़्यादा शो किए हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर NS नंबर ऑफ टर्न्स इन द ग्रेटर सेकेंडरी की ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K ग्रेटर देन 1, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि ES इज़ ग्रेटर देन EP हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। दूसरा केस कहते हैं कि अगर सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाए प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स से, तो K की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। अब देखो नीचे वाली चीज़ बढ़ जाए इससे, तो आंसर क्या होगा, 1 से कम आ जाएगा। मान लो ये 10 है, ये 8 है, तो 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो इसलिए ये वैल्यू लेस देन हो जाएगी 1 से, और ये लेस होगी तो यानी ये वैल्यू लेस हो गई, और लेस वैल्यू को अगर किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर 1 से लेस ही आएगा। ठीक है, तो EP क्या हो जाएगा, या ES इज़ लेस देन EP और EP इज़ ग्रेटर देन ES, यानी प्राइमरी में हमारी इनपुट में वोल्टेज ज़्यादा थी और सेकेंडरी में वोल्टेज कम हो गई, इसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, समझ आया। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं कि अब हमारे पास जो टर्म है, अगर कोई पावर लॉस नहीं है, एनर्जी का लॉसेज नहीं है, तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर हो जाएगी। इनपुट पावर क्या होती है, EP IP, E और वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लाई क्या होती है, पावर होती है ना। तो ऐसे ही हमने प्राइमरी की पावर लिखी एक साइड में, और एक साइड में क्या लिख दी, सेकेंडरी की पावर लिख दी, दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। यहाँ से IS की वैल्यू निकाली, तो ES कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, EP अपॉन ES इंटू IP हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या पता है कि जो ES की वैल्यू है, या यहाँ हम बात करें EP अपॉन ES, पीछे वाले देखो हमने दिखा रखा था ES अपॉन EP, NS अपॉन NP, S ऊपर है, S ऊपर है, अगर P ऊपर होगा तो ये P ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हमने लिख दी, क्योंकि यहाँ P ऊपर था, तो NP अपॉन NS इंटू I। यहाँ तक समझ आया। अब तुमने ये भी लिखा था कि जो NS डिवाइड बाय NP होता है वो K होता है, तो यानी डिवाइड में K आ जाएगा इसकी वैल्यू। अगर मैं इसको लिखूँ NP को यहाँ बाय में लिखूँ तो ये K आ जाएगा ना, तो IP डिवाइडेड बाय K हो जाएगा। अब दोबारा से हम करेंगे, क्या करेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, तो K तो ग्रेटर देन आया था और उसमें ES ग्रेटर देन EP आया था, लेकिन जो IS है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा IP से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 1 से बड़ा है, डिनोमिनेटर में 1 से बड़ा, तो आंसर क्या हो गया, छोटा हो गया, और वो छोटा आंसर किसका है, सेकेंडरी की करंट का। वोल्टेज तो बढ़ी हुई आती है स्टेप अप में, लेकिन करंट क्या होता है, कम हो जाता है। तो ठीक है, तो इसका मतलब जो सेकेंडरी का करंट है दैट इज़ लेस देन प्राइमरी के करंट से। ठीक है, इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ES वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, देन करंट इज सेकेंडरी का लेस हो जाएगा करंट ऑफ प्राइमरी।
और ऐसे स्टेप डाउन का करें कि अगर सेकेंडरी की टर्न्स कम हैं प्राइमरी के टर्न से तो के बी लेस देन 1 हो जाएगा। इस केस में जो सेकेंडरी का करंट है वो बढ़ जाएगा, ये लेकिन स्टेप डाउन था क्योंकि वोल्टेज तो बढ़ी थी इसमें, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम होती है, कम इसमें कम हुई थी, और ऊपर वाले में वोल्टेज बढ़ी थी, करंट कम हुआ था, इसमें वोल्टेज कम हुई है और करंट ज़्यादा हो गया। तो इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए हमारी जो लिखा है मैंने कि वोल्टेज प्राइमरी की ज़्यादा थी सेकेंडरी की कम थी, लेकिन करंट क्या होगा इससे रिवर्स आ गया, यानी IS इज़ ग्रेटर देन IP हो जाएगा। अब वापस ऊपर की ही बात करें, जैसे हमारे पास ये था सेकंड नंबर में हमने इक्वेशन डाली थी कि हमारे पास यहाँ से अगर मैं IP निकालना चाहूँ कि प्राइमरी का करंट कितना होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ES ऊपर EP नीचे, ES ऊपर EP नीचे इंटू IS हो गया। अब ES अपॉन EP क्या था, KB था हमारा, और NS अपॉन NP भी था हमारा, तो NS अपॉन NP लिख दिया। और ES की वैल्यू हमने देखो यहाँ से ES की वैल्यू, अगर हम यहाँ से ES की वैल्यू लिखूँ तो ES की वैल्यू क्या आ जाएगी, NS अपॉन NP इंटू EP, तो ये वैल्यू हमने यहाँ डाल दी, उसकी जगह NS अपॉन NP इंटू EP, और R तो था ही हमारे पास। अब NS का भी होल स्क्वायर और NP का होल स्क्वायर यानी इकट्ठा करें तो IP करंट क्या हो जाएगा, प्राइमरी की क्रॉस करंट क्या आ जाएगा, NS अपॉन NP इसका होल स्क्वायर इंटू EP अपॉन R। अगर मैं ये कहूँ कि जो R, क्योंकि जब ये है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज करंट, लेकिन अब इसके साथ ये भी है, इसका मतलब ये भी रेजिस्टेंस में काउंट होगा क्योंकि ये तो वोल्टेज है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इस R के साथ में ये नीचे ले आओ, R NP अपॉन NS का होल स्क्वायर, ये टोटल R इक्विवेलेंट बनेगा, ये टोटल रेजिस्टेंस बनेगी, क्योंकि अपॉन में लाना है ना, ये सारा होना चाहिए हमारा R, क्योंकि तभी आंसर करंट आया। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट, इसका मतलब ये सारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ये रही हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी हो ट्रांसफार्मर की यानी ईटा से, तो आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, आउटपुट पावर क्या है ES IS, इनपुट पावर क्या है EP IP, ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा।